आज हम क्विक रिवीजन करेंगे सभी चीज़ों को, ठीक है, जब तक पढ़ाया। ओके, मैं आपको बताया था जावा के बारे में। जावा बेसिकली होता क्या है? जावा इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय सन माइक्रोसिस्टम। एक बंदा है जो इस कंपनी में काम करता था, जेम्स गॉसलिंग। उसने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था 1991 में, ठीक है। ये प्रोजेक्ट क्यों बनाया गया, क्या रीजन था उसके पीछे? एक्चुअली कुछ कमियां थी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई लैंग्वेज नहीं थी। आप सब जानते हो सी लैंग्वेज काफी फेमस है, वो मदर टंग भी मानी जाती है। जो आपका जेवीएम है, जब नेट से डाउनलोड करते हो जावा डेवलपमेंट किट, तो उसके साथ में आपको एक मशीन मिलती है, जावा वर्चुअल मशीन। एक कंपाइलर की तरह ही होता है, वो भी सी लैंग्वेज पे डेवलप है, ठीक है। तो ये जो जावा लैंग्वेज है, जो भी कुछ कमियां थी सी प्लस प्लस में, सी के बाद सी प्लस प्लस आई, फिर उसके बाद जावा आई, वो दूर की गई है जावा में, ठीक है। काफी सिंपल है एज कम्पेयर टू सी प्लस प्लस, काफी सिंटेक्स इसका इजी है। ओके, फर्स्टली जो इसका नाम रखा था वो था ग्रीन। ग्रीन से पहले भी एक नाम रखा था, ओक। ओक बेसिकली था क्या? उसके बाहर ऑफिस के ट्री था, उसका नाम था ओक, ठीक है, इसलिए इसका नाम ओक रख दिया। फिर उसके बाद उसका नाम चेंज करके ग्रीन कर दिया। फिर इसके बाद इसका नाम रखा जावा। इसका जो फर्स्ट वर्जन रिलीज हुआ था वो 23 जनवरी 1996 1.0 वर्जन रिलीज हुआ, ठीक है। 23 जनवरी 1996 1.0 वर्जन रिलीज हुआ था, ठीक है। फिर एकाएक करके हर साल एक नया वर्जन आया, ठीक है। अभी लेटेस्ट में लास्ट मंथ 21 मार्च में जेडीके 20 रिलीज हुआ है। हर 6 से 7 महीने बाद एक नया वर्जन आता है, ठीक है। आपको जान के हैरानी होगी, आज भी कंपनी में जेडीके 8 और 9 वर्जन पे काम हो रहा है, और वो कि 2014 में रिलीज हुआ था। क्यों? इसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है? जो कुछ मैक्सिमम कमी थी जावा के अंदर, वो 8 वर्जन से पहले दूर की गई है। अब इसमें कुछ जो भी कमी है ना के बराबर है 8 से 9 के बाद में, ठीक है। ये हर साल नया वर्जन इसलिए आता है, ये ना लगे कि जावा पुरानी हो चुकी है। हाँ, ठीक है। जब मैं कंपनी में काम करता था अमेज़न में सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर, हाँ, तो वहाँ पे क्या होता था, अगर तुम्हारे कुछ डाउट्स वगैरह आते हैं तो टीम्स होती है 15 टू 20 लोगों की। हाँ, 15 टू 20 लोगों की टीम होती है। हाँ, अगर किसी के डाउट आते हैं तो कोई बताता तो है नहीं कलीग्स को भी, उनके खुद के पास भी ओवरलोड होता है और कॉम्पिटिटर भी होते हैं आपस में, कि सभी को क्या चाहिए? प्रमोशन चाहिए, ठीक है। सभी को क्या चाहिए? प्रमोशन चाहिए। हाँ, जैसे स्कूल और कॉलेज में होता है मार्क्स कंपटीशन, या आपस में फ्रेंड्स एक दूसरे की हेल्प नहीं करते हैं। तूने असाइनमेंट कर लिया, मैं तुझे नहीं दूंगा, नहीं मेरा भी नहीं हुआ। हाँ, इस तरीके से होता है ना, समझ रहे हो? तो हर जगह पे होता है, ह्यूमन नेचर है जेलेसी, ह्यूमन नेचर है जेलेसी, ठीक है। तो अगर डाउट्स आते हैं तो पूछे किससे? एक स्टैक ओवरफ्लो एक फेमस वेबसाइट है जिसमें वर्ल्ड के बेस्ट प्रोग्रामर क्वेश्चन आंसर करते हैं, एक कम्युनिटी है। अगर आपको कुछ डाउट्स आते हैं तो वहाँ पे पड़े रहते हैं, या आप सर्च कर मार सकते हो, कोई आपका रिप्लाई कर देगा। उसका एक सर्वे हुआ था 2019 में, जावा वर्ल्ड की थर्ड बेस्ट फास्टर एंड सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। इतने साल से 25 प्लस ईयर हो चुके हैं मार्केट में, अभी भी ये टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आती है, एवरग्रीन लैंग्वेज, ओके। बहुत सारी लैंग्वेज आई, पीएचपी, गोलैंग, पाइथन। मार्केट डाउन हो रहा है पाइथन का धीरे धीरे, हाँ, और जावा चल रही है। कोई भी नौकरी पोर्टल उठा के देख लो, जावा की वैकेंसी जरूर रहेगी, क्लियर। तो एक फेमस स्लोगन है, वरा, WORA। इसका मतलब क्या है? राइट वंस रन एनीवेयर। अपना कोड एक बार लिखो और कहीं भी रन कराओ। अपना कोड एक बार लिखो और कहीं भी रन कराओ, ठीक है। राइट वंस रन एनीवेयर, अपना कोड एक बार लिखो और कहीं भी रन कराओ, क्लियर। अभी जो कंपनी है, ये माइक्रो सिस्टम मतलब सन माइक्रो सिस्टम ने किसे बेच दी थी? ओरेकल को, 27 जनवरी 2010 में, ठीक है। अभी जो कंपनी आती है ओरेकल के अंडर आती है, पहले सन माइक्रो सिस्टम के अंडर आती थी। इसके कुछ फीचर्स हैं
जावा इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट से मतलब क्या है? प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है? प्लेटफॉर्म एनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन विच प्रोग्राम रन। ऐसा कोई भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जिस पे अपना प्रोग्राम चल जाए उसे क्या बोलते हैं हम? प्लेटफॉर्म। ठीक है, क्या बोलते हैं हम? प्लेटफॉर्म। ठीक है, प्लेटफॉर्म बोलते हैं। हाँ, अब देखो, इसका जो सोर्स कोड होता है, जो भी हमारी जावा की फाइल है, वो किससे सेव करते हैं हम? डॉट जावा एक्सटेंशन यूज करते हैं। जैसे आपका फोटो है, वो किससे सेव करते हो? डॉट पीएनजी, जेपीजी, वो पीडीएफ होती है डॉट पीडीएफ। ये रेकॉग्नाइज करने का तरीका है कि आपका कोड किसमें लिखा हुआ है। ठीक है, और देखो ये जो सोर्स कोड है, इसके अंदर कंपाइलर बैठा हुआ है जिसे हम जेवीएम बोलते हैं। उसे कन्वर्ट करता है किसमें? डॉट क्लास में, जिसे हम क्या बोलते हैं? बाइट कोड। अब इसी बाइट कोड को आप चाहे पेन ड्राइव में भी कैरी करो या आप कहीं भी रन कराओ। ठीक है, इस बाइट कोड को क्या पेन ड्राइव में भी कैरी करो और कहीं भी रन कराओ। क्लियर? इस बाइट कोड को आप पेन ड्राइव में भी कैरी करो और कहीं भी रन कराओ। क्लियर? समझ में आया? तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस से मतलब समझ में आया? जैसे उबंटू, लाइनक्स, विंडोज, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप इसे रन करा सकते हो। ये किसी प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर? अगर सेकंड ऑप्शन हम बात करते हैं, जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऊप्स। ठीक है, जावा क्या है? एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऊप्स से मतलब क्या है? Oops is a concept by which we can develop application. Oops एक तरीका है एप्लीकेशन को डेवलप करने का। ठीक है, Oops is a concept by which we can develop application. जैसे फॉर एग्जांपल आपका कुछ हेयर स्टाइल है, मेरा कुछ हेयर स्टाइल है, सबका मोटो क्या है? अच्छा दिखना। ऐसा नहीं है कि हमारे पास Oops ही एक तरीका है एप्लीकेशन डेवलप करने का। और भी तरीके हैं, जैसे आपकी सी लैंग्वेज प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फॉलो करती है। लॉजिकल, फंक्शनल, ट्रांजिशनल, मल्टीपल तरीके हैं। ठीक है, लॉजिकल, फंक्शनल, ट्रांजिशनल, मल्टीपल तरीके हैं हमारे पास। ठीक है, सिस्टम डिजाइन अप्रोच। ओके, आर्किटेक्चर न्यूट्रल का मतलब क्या है? यहाँ पे जावा इज एन आर्किटेक्चर न्यूट्रल। आर्किटेक्चर न्यूट्रल का मतलब है आपका, जो आपका इंट डाटा टाइप है वो 2 बाइट कंज्यूम करता है फॉर 32 बिट आर्किटेक्चर एंड 4 बाइट कंज्यूम करता है फॉर 64 बिट आर्किटेक्चर इन सी या सी प्लस प्लस। बट जावा में ऐसा नहीं है, वो आर्किटेक्चर पे डिपेंड नहीं करता है, दोनों के लिए 4 बाइट कंज्यूम करता है, चाहे 32 बिट हो या 64 बिट हो। जावा इज एन रोबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। रोबस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग, मजबूत। ठीक है, रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग, मजबूत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, सिंपल एंड सिक्योर। जावा इज एन सिंपल एंड सिक्योर एज कंपेयर टू सी एंड सी प्लस। इसका सिंटैक्स काफी सिंपल है। ठीक है, अब देखो, इसकी 3 कैटेगरीज है आपकी मार्केट में। फर्स्ट जो कैटेगरी है आपकी वो है जेएसई, जावा स्टैंडर्ड एडिशन। ठीक है, जो फर्स्ट कैटेगरी है आपकी वो क्या है? जावा स्टैंडर्ड एडिशन। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। दूसरी कैटेगरी है आपकी जावा एंटरप्राइज एप्लीकेशन। ठीक है, एंटरप्राइज एडिशन। इसके थ्रू आप वेबसाइट या वेब डेवलपमेंट कर सकते हो। तीसरी कैटेगरी है आपकी जावा माइक्रो एडिशन। इसके थ्रू आप एंड्रॉइड ऐप वगैरह बना सकते हो। देखो, ये कोर जावा, एडवांस जावा ये कोचिंग में एग्जिस्ट करती है, लेकिन कंपनीज में हम कोर जावा को क्या बोलते हैं? जेएससी। एडवांस जावा को क्या बोलते हैं? जावा एंटरप्राइज एडिशन। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं किसका? ऊप्स का। ठीक है, ऊप्स है क्या? ऊप्स इज ए कॉन्सेप्ट बाय विच वी कैन डेवलप एप्लीकेशन। ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये कुछ हमें 6 पिलर प्रोवाइड करता है। कौन सा? क्लास, ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन। ओके, क्लास, ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, ये जो पिलर्स हैं ये डिटेल में पढ़ेंगे हम आगे। अभी हम पढ़ते हैं किसके बारे में? वेरिएबल एंड डाटा टाइप के बारे में। ठीक है, वेरिएबल एंड डाटा टाइप के बारे में। देखो, किसी भी प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग होती है वेरिएबल एंड डाटा टाइप से। आप लोग जानते ही हो, चाहे आप जावास्क्रिप्ट पढ़ो या कुछ भी पढ़ो। ठीक है, लेट्स सी यहाँ पे जो आपका वेरिएबल होता है। ठीक है, वेरिएबल होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं।
लेट्स सी आपको ये सिस्टम में 10 स्टोर करना है, 10 10 जो कि आपका इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। ये सिस्टम आपका एक बेबी की तरह है, जैसे बचपन में हमें बताना पड़ता था ना कि नहाना कैसे है, खाना कैसे खाना है, हर एक चीज़ इसे बतानी पड़ती है, ठीक है। तो अगर इसमें 10 स्टोर करना है, पहले हम उस जगह का नाम बताएंगे जहाँ पे हम इसे स्टोर करेंगे। वेरिएबल इज द नेम ऑफ दैट मेमोरी लोकेशन इन विच वी स्टोर डाटा। वेरिएबल इज द नेम ऑफ दैट मेमोरी लोकेशन इन विच वी स्टोर डाटा। लेट्स सी यहाँ पे जाके आपका क्या स्टोर हो गया, 10। इस लोकेशन का नाम क्या है आपका, वेरिएबल। लेट्स इसका नाम मैंने दे दिया ए, ठीक है। अब ये जो लोकेशन का नाम है, वेरिएबल का नाम है, वो चेंज हो सकता है। जैसे बचपन में हम लेंथ इंटू ब्रेथ निकालते थे, लेंथ और ब्रेथ, जो आपका एरिया होता है उसमें हम वेरिएबल सपोज करते हैं लेंथ और ब्रेथ, और उसकी वैल्यू चेंज करते रहते हैं लेंथ और ब्रेथ की, 10 20 30 40 50, ठीक है। 10 20 30 40 हम लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, समझे। तो होगा क्या यहाँ पे, जो वेरिएबल की वैल्यू होती है वो चेंज होती रहती है, लेकिन जो उसका एड्रेस होता है, एड्रेस समझ रहे हो, ये 1001 आपके मदरबोर्ड में जिस मेमोरी पे जाके स्टोर होगा, वो एड्रेस बोलते हैं उसे, ठीक है। अब देखो ये एड्रेस सब सिस्टम का अलग अलग होता है, सबका सेम नहीं। ये जो एड्रेस कई बार आप प्रिंट कराते हैं तो हेक्साडेसिमल वैल्यू आती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम रियल टाइम का एग्जांपल दें, अगर वेरिएबल आपको समझाएं, लेट्स सी वेरिएबल होता क्या है, ये एप्ट्रॉन, एप्ट्रॉन एक कंपनी है, यहाँ पे 200 लोग काम करते हैं, ठीक है, 200 एम्प्लॉय, यहाँ पे 200 लोग काम करते हैं। एप्ट्रॉन एक कंपनी है जहाँ पे 200 लोग काम करते हैं, ठीक है। एप्ट्रॉन एक कंपनी है जहाँ पे 200 लोग काम करते हैं। अब जो इसका एड्रेस है वो B10 सेक्टर 2, B10 सेक्टर 2। अभी जो एड्रेस है, अर्थ पे कोऑर्डिनेट है, वो कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि फ्यूचर में यहाँ पे इन्फोसिस आ जाए, विप्रो आ जाए, ये बिल्डिंग को टेक ओवर कर ले, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये जो एड्रेस है, अर्थ पे कोऑर्डिनेट है, वो नहीं चेंज होगा। वो क्या है आपका B10 सेक्टर 2, B10 सेक्टर 2। क्लियर, समझ आया क्या होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका, वेरिएबल इज द नेम ऑफ दैट मेमोरी लोकेशन इन विच वी स्टोर डाटा, ओके। तो हमने वेरिएबल के बारे में बताया, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं वो चीजें की बात करते हैं। हाउ टू डिक्लेयर एन वेरिएबल, फॉर एग्जांपल इंट डाटा टाइप है, ठीक है, ए उस वेरिएबल का नाम, और इक्वल ये डिक्लेरेशन ऑफ एन वेरिएबल सेमीकोलन, ये क्या हो गया आपका, डिक्लेरेशन ऑफ एन वेरिएबल, डिक्लेरेशन ऑफ एन वेरिएबल, ऑफ एन वेरिएबल, डिक्लेरेशन ऑफ एन वेरिएबल। क्लियर, सुना है, डिक्लेरेशन ऑफ एन वेरिएबल, डिक्लेरेशन ऑफ एन वेरिएबल। क्लियर। अब हम अगर हमें वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं, आप डिक्लेयर करो पहले, इनिशियलाइज करो, इस तरीके से भी कर सकते हैं, या आप सीधा डिक्लेयर करते हुए डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन एक साथ भी कर सकते हैं, एंड सेमीकोलन, ठीक है। डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन आप एक साथ भी कर सकते हैं। क्लियर, आप डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन एक साथ भी कर सकते हो। अब बात करते हैं हम किसका, हम बात करते हैं कि हमारे पास डाटा टाइप कितने टाइप के होते हैं और डाटा टाइप होता क्या है, ठीक है। हम बात करेंगे डाटा टाइप के बारे में और डाटा होता कैसे है, फिर हम मल्टीपल तरह के डाटा टाइप को डिक्लेयर करेंगे, ओके। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट हम बात करते हैं, अगर आपसे कोई पूछने लगे डाटा, डाटा क्या होता है आपका, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, डाटा क्या होता है आपका, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती है उसमें मल्टीपल तरह का आपका डाटा टाइप होता है, ठीक है, उसमें आपका मल्टीपल तरह का डाटा टाइप होता है। जैसे आपको इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी होती है तो इंटीजर डाटा टाइप होता है, अगर आपको कैरेक्टर स्टोर करना है
तो CHAR कैर डाटा टाइप होता है। अगर आपको डेसिमल वैल्यू स्टोर करनी होती है तो आपके पास दो चॉइस होती है, फर्स्ट फ्लोट, दूसरा डबल। ठीक है। अगर आपको इंटीजर स्टोर करना है तो आपके पास चार चॉइस होती है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। अगर आपको कोई स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर करनी होती है, मतलब कैरेक्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर स्टोर करना है, तो आपके पास स्ट्रिंग। ठीक है। ये हमारे पास दो तरह के डाटा टाइप होते हैं, कौन कौन से? फर्स्ट है आपका प्रिमिटिव, दूसरा है आपका नॉन प्रिमिटिव। ठीक है। फर्स्ट क्या आपका प्रिमिटिव, सेकंड ये आपका नॉन प्रिमिटिव। फर्स्ट क्या है आपका प्रिमिटिव एंड सेकंड है आपका नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव। ठीक है। फर्स्ट क्या आपका प्रिमिटिव, सेकंड है नॉन प्रिमिटिव। तो इसमें कौन कौन से डाटा टाइप आ जाते हैं प्रिमिटिव में, उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट आपका आएगा बुलियन। बुलियन किस लिए यूज करते हैं? जैसे लेट्स सी, आपको ट्रू और फॉल्स वैल्यू चाहिए होती है। ठीक है। बुलियन किस लिए यूज करते हैं? अगर आपको ट्रू और फॉल्स वैल्यू स्टोर करनी होती है, बस ये दो ही वैल्यू कंटेन करता है, या तो ट्रू या फॉल्स। जो इसका साइज होता है वो होता है 1 बिट, और वो फिक्स नहीं होता, वो डिपेंड करता है जेवीएम की मेमोरी पे, वो जेवीएम डिपेंड करता है। ठीक है। ये दो ही वैल्यू कंटेन कर सकता है, ट्रू और फॉल्स। इसका कब यूज करते हैं? जब हमें चेक करना होता है ओड नंबर है या नहीं है, इवन नंबर है या नहीं है। ठीक है। तो तब हम इस बुलियन डाटा टाइप का यूज करते हैं। क्लियर, समझ में आया? अब बात करते हैं हम किसका, अब हम बात करते हैं इंटीजर। अगर आपको इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है, इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है, तो हमारे पास फोर चॉइसेस होती हैं। फर्स्ट आपका बाइट, सेकंड शॉर्ट, थर्ड इंट, फोर्थ लॉन्ग। अगर आपको, डू यू नो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर? बिट। या 1 बाइट में आपके 8 बिट होते हैं। ठीक है। शॉर्ट में आपका 2 बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है, इंट आपका 4 बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है, और लॉन्ग आपका 8 बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है। ठीक है। तो ये अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, जितना आपका इंटीजर वैल्यू का साइज है उतनी मेमोरी आपको, वही वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना है, उतनी मेमोरी आपको कंज्यूम करना है। ठीक है। अब अगर हम बात करें फ्लोटिंग पॉइंट की, तो अगर आपको डेसिमल वैल्यू स्टोर करनी है 4.5, 4.6, तो हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं। फर्स्ट चॉइस क्या है आपकी? फर्स्ट चॉइस है फ्लोट, सेकंड है आपकी डबल। ओके। जो फ्लोट डाटा टाइप है आपका कंज्यूम करता है 4 बाइट, और ये जो डबल डाटा टाइप है ये कंज्यूम करता है आपका 8 बाइट। आपका ये कंज्यूम करता है कितना? 8 बाइट। फ्लोट कितना कंज्यूम करता है आपका? 4 बाइट। और डबल कितना कंज्यूम करता है आपका? 8 बाइट। क्लियर, समझ आया? अब अगर हम बात करते हैं कैर की, कैर आपका कितना डाटा टाइप कंज्यूम करता है, कितना मेमोरी कंज्यूम करता है? 2 बाइट्स। कैर कितना मेमोरी कंज्यूम करता है? 2 बाइट्स। 2 बाइट्स। ओके। कैर आपका डाटा टाइप कितना मेमोरी कंज्यूम करता है? 2 बाइट्स। ठीक है। अब मैं आपको एक फर्स्ट प्रोग्राम कराऊंगा, किस तरीके से हम फर्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है। आप ऑनलाइन जावा कंपाइलर का भी यूज कर सकते हो, आप इक्लिप्स का भी यूज कर सकते हो। ठीक है। आप ऑनलाइन जावा कंपाइलर का भी यूज कर सकते हो, आप इक्लिप्स का भी यूज कर सकते हो। ठीक है। किस तरीके से करेंगे हम यहाँ पे, मैं आपको फर्स्टली ऑनलाइन जावा कंपाइलर का यूज करके दिखाता हूँ किस तरीके से। लेट्स सी, क्लास कैसे डिक्लेयर करते हैं। पहले हम बात करते हैं किसका, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो हमारा रिक्वायरमेंट होगी फर्स्ट प्रोग्राम के। ऑब्जेक्ट इज एन रियल टाइम एंटिटी, मैंने क्या बताया था, ये आपको 6 पिलर प्रोवाइड करता है। कौन कौन से? क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनकैप्सुलेशन। क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ओके। ये आपको कुछ 6 पिलर प्रोवाइड करता है आपका। तो क्लास और ऑब्जेक्ट होता क्या है? ऑब्जेक्ट इज एन रियल टाइम एंटिटी, जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ। ऑब्जेक्ट मेरी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ बिहेवियर है, मेरा कुछ फंक्शन है, कुछ मेथड है,
या कुछ कलर है, ठीक है, क्लियर। अब अगर हम करें मेथड की बात, मेथड क्या होता है? ए फंक्शन, ए ब्लॉक ऑफ कोड विच परफॉर्म सम एक्शन, ए ब्लॉक ऑफ कोड विच परफॉर्म सम एक्शन, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, मेथड क्या होता है? ए ब्लॉक ऑफ कोड विच परफॉर्म सम एक्शन, क्लियर। अब लेट्स सी क्लास क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, सारे ऑब्जेक्ट को मिला के क्लासरूम के अंदर बंद करते हैं, ठीक है। क्लास को कैसे डिक्लेयर करते हैं? हाउ टू डिक्लेयर एन क्लास। अब देखो यहाँ पे क्लास कीवर्ड आपका प्रीडिफाइंड कीवर्ड, और यहाँ पे क्लास का नाम लिखते हैं। क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो फर्स्ट लेटर होता है उसका कैपिटल होता है। वो जो लेटर होगा AKSHA5, ठीक है। मैंने क्लास अपने नाम से डिक्लेयर कर ली, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों होता है? जो फर्स्ट लेटर इसका कैमल केस नोटेशन क्यों फॉलो करता है? देखो, ये एक कन्वेंशन होता है। जावा में कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स एंड कन्वेंशन। रूल्स का मतलब क्या होता है? जो कंपलसरी हमें फॉलो करने ही करने हैं। रूल्स का मतलब क्या होता है? जो कंपलसरी हमें फॉलो करने ही करने हैं। कन्वेंशन का मतलब अगर नहीं भी फॉलो करें वो हमारी सेफ्टी के लिए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके ट्रैफिक रूल, आपको हेलमेट लगाना जरूरी है। अगर नहीं लगाओगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, बस चालान कटेगा और सेफ्टी खतरे में पड़ सकती है। वैसे बाइक तो चलेगी ही, कोई दिक्कत नहीं है। ये दिल्ली में ही कंपलसरी है, लेकिन बाहर जो अदर सिटीज हैं, जैसे आप यूपी में जाओगे, मिर्जापुर, मेरठ सिटी या मुजफ्फरनगर, इनमें हेलमेट लगाने की जरूरत नहीं होती है। हेलमेट चालान भी नहीं कटता है, वो लोग लगाते भी नहीं है। वैसे एक बाइक पे कितने लोग ट्रैवल करते हैं? दो, दिल्ली में। लेकिन वहाँ पे 5-5 लोग ट्रैवल कर लेते हैं, 5 से 6 लोग। हाँ, ठीक है। ये जो रूल्स बनाए, ये कन्वेंशन बनाए गए हैं, हाँ, बिना नंबर प्लेट के, ठीक है। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? जो आपका सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। ये किस लिए बनाए गए हैं? आपके सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं। रूल्स जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। अब लेट्स सी आप एक कंपनी में कितने दिन तक काम कर सकते हो? 2-3 साल, 4 साल। लेकिन अगर आप कन्वेंशन फॉलो नहीं करोगे तो नेक्स्ट बंदे को कैसे पता चलेगा कि आपने क्लास बनाई है? आपने प्री डिफाइंड, कुछ यूजर डिफाइंड क्लास भी होती है, कुछ प्री डिफाइंड क्लास भी होती है। जैसे आपके सिस्टम, देखा है? तो सिस्टम आपकी एक प्री डिफाइंड क्लास है। जब आप लिखते हो ना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो वो प्री डिफाइंड क्लास है आपकी। हाँ, उसका जो एस है वो कैपिटल है। अगर आप स्मॉल लिखोगे तो वो एरर शो करता है। स्ट्रिंग, वो प्री डिफाइंड क्लास है। अगर आप स्मॉल लिखोगे तो वो एरर शो करेगा, ठीक है। आपकी ये जो लैंग्वेज है जावा, ये केस सेंसिटिव है, ठीक है। ये जो लैंग्वेज है आपकी, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जावा इज एन केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है। इसमें यहाँ पे स्मॉल ए और कैपिटल ए का मतलब अलग अलग होता है। ये इंटरनली लेक्सोग्राफिकली कन्वर्ट करता है। लेक्सोग्राफिकली समझ रहे हो? यूनिकोड सिस्टम सुना है? लेक्सोग्राफिकली स्मॉल ए का मतलब क्या होता है आपका? 65 कुछ नंबर होता है। कैपिटल ए का मतलब 97 है। क्योंकि ये आपका जो सिस्टम है ना, इसे 0101 समझ में आता है। अगर करंट आ रहा है तो 1, अगर नहीं आ रहा है तो 0। हमने ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन तैयार कर रखा है जिससे हम इसे समझा सकें, ठीक है। अब ह्यूमन के लिए कितना डिफिकल्ट हो जाएगा अगर 25 + 25 पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर ऐड ऑन करेंगे, कितना कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसी वजह से हमने ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई है जिससे हमारा काम आसान हो सके, ठीक है। कुछ अप्रोचेज, कुछ कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे जिनके थ्रू हम काम करेंगे। क्लास कैसे बनाते हैं आपको समझ में आया? जो क्लास का फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। अगर आप इसमें सेकंड लेटर लिखोगे तो वो कैपिटल होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ अक्षय CHAUHA, चौहान, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैसा होगा? कैपिटल, ठीक है। अब लेट्स सी इसके अंदर हम बनाते हैं मेन मेथड। देखो, आपने अभी तक सी या C++ पढ़ी होगी, वहाँ पे देखा होगा इंट मेन या वॉइड मेन। मेन जो मेथड है वो एक गाड़ी की चाबी की तरह है। अगर आपको गाड़ी स्टार्ट करनी है तो चाबी चाहिए होती है। सबसे पहले आपका जो जेवीएम होता है वो मेन मेथड को कॉल करता है। अगर उसे मेन मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज आपका प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। मेन मेथड ही सभी मेथड को कॉल करता है। मेथड और फंक्शन दोनों सेम होते हैं। मेथड और फंक्शन दोनों सेम होते हैं, ठीक है। मेथड और फंक्शन दोनों सेम होते हैं, क्लियर। अब अगर हम बात करते हैं किसका, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ओके, ये क्या है? इनके बारे में बात करते हैं। पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर है। अपने डाटा को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है।
पब्लिक क्या है आपका, एक एक्सेस मॉडिफायर है। अपने डाटा को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो। जावा में 4 होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट का मतलब कुछ नहीं होता है, जेवीएम ने कुछ रूल्स डिफाइन किए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्लास के सामने पब्लिक लगाओ या ना लगाओ, बाय डिफॉल्ट वो पब्लिक ही होती है। ठीक है, अब पब्लिक का मतलब क्या होता है, इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक प्रीडिफाइंड कीवर्ड है, इसके कुछ बेनिफिट है। आप जिस भी मेथड को स्टैटिक बनाते हो, उस मेथड को आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसे कॉल कर सकते हो उसके नाम से। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका है वॉइड। वॉइड का मतलब क्या होता है, रिटर्न टाइप। वॉइड का मतलब होता है कुछ नहीं। वॉइड का क्या मतलब होता है, रिटर्न टाइप। वॉइड का मतलब होता है कुछ नहीं। फिर नेक्स्ट आपका है मेन फंक्शन। नेक्स्ट क्या आपका, मेन फंक्शन। मेन फंक्शन से ही आपके सारे फंक्शन या मेथड कॉल होते हैं। उसके अंदर हम लिखते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आपके एक प्रीडिफाइंड क्लास भी है और एक नॉन प्रीडिफाइंड डाटा टाइप भी है। ठीक है, ये बेसिकली आपको सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर स्टोर करने के लिए यूज होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर स्टोर करने के लिए यूज होती है। अब यहाँ पे ये एरे का सिंबल है आपका, और यहाँ पे ARGS, ये हमने एक एरे डिक्लेयर किया है। इसका मतलब ये है मेन मेथड आपका पैरामीटर रिसीव कर रहा है। इस पूरी लाइन को क्या बोलते हैं, कमांड लाइन आर्गुमेंट, स्ट्रिंग, आर्ग्स और एरे। क्लियर, समझ आया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसका, हम बात करते हैं, ये आपका हो गया मेन मेथड, ये लाइन हमेशा आप लिखोगे। ठीक है, लेट्स सी अगर आपको कुछ आउटपुट प्रिंट कराना है, क्या करना है, आपको कुछ आउटपुट प्रिंट कराना है, तो किस तरीके से कराते हो वो देखते हैं उसके बारे में। आप सी में क्या यूज करते थे, प्रिंट एफ और स्कैन एफ का। अगर आपको कुछ आउटपुट प्रिंट कराना होता है तो प्रिंट एफ, अगर यूजर से इनपुट लेना होता है तो क्या है, स्कैन एफ का यूज करते हो। ठीक है, अगर आपको सी प्लस प्लस में कुछ आउटपुट प्रिंट कराना होता है तो सी आउट का यूज करते हो। अगर यूजर से इनपुट लेना होता है तो सीन का यूज करते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जावा में क्या यूज करते हैं, एक लाइन का यूज करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। मैं आपको हर एक वर्ड का मतलब बताऊंगा क्या होता है। सिस्टम आपकी एक प्रीडिफाइंड क्लास है जावा की। सिस्टम क्या है आपका, प्रीडिफाइंड क्लास है जावा की। आउट क्या आपका, एक ऑब्जेक्ट है। आउट क्या आपका, एक ऑब्जेक्ट है प्रिंट राइटर क्लास का। प्रिंट एलन एक मेथड है, ठीक है, फंक्शन है। इसके थ्रू आपका क्या कंसोल पे आउटपुट प्रिंट होता है। जैसे मैं चाहता हूँ, मैं कंसोल में प्रिंट कराना चाहता हूँ हेलो अक्षय। ठीक है, अगर जो भी मैं कुछ डबल कोट्स के अंदर डालूंगा, ये सेम टू सेम आपका प्रिंट हो जाएगा। जो भी कुछ मैं डबल कोट्स के अंदर डालूंगा, ये आपका सेम टू सेम प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ आया। अब लेट्स सी अगर कोई आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो किस तरीके से करोगे आप। मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट a इक्वल टू 10। अब a के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है, 10। अब मैं इसके साथ में हेलो अक्षर के साथ में क्या प्रिंट कराना चाहता हूँ, a की वैल्यू। तो मैं एक प्लस ऑपरेटर कॉन्कैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने के भी काम आता है। अगर मैं सिंपल a लिखूंगा, जो भी a के अंदर रखा होगा वो प्रिंट होगा। अगर मैं डबल कोट्स के अंदर डालता हूँ a को, तो आपका सेम टू सेम a प्रिंट होगा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या आया, हेलो अक्षय और 10। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका, हेलो अक्षय और 10। क्लियर, अब लेट्स सी हम आगे बढ़ते हैं। इंट बी इक्वल टू 20 और सेमीकोलन, बी इक्वल टू 20 और सेमीकोलन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमने एक दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया, जिसमें हमने क्या वैल्यू रख दी, 20। ठीक है, अभी अगर हमें आपको सिंगल सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना है तो कैसे हम कैरेक्टर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, CHAR कैरेक्टर, और कुछ वेरिएबल का नाम दे सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे दिया नेम, और उसमें सिंगल कोट्स के अंदर हम क्या डालेंगे, ए। नेम के अंदर जो भी कुछ रखा होगा वो आपका प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैंने रखा नेम। ठीक है, और यहाँ पे रखा मैंने सेमीकोलन, यहाँ पे हम इसे प्रिंट कर देते हैं। तो आपके अंदर नेम के अंदर जो भी कुछ रखा है, क्या रखा है यहाँ पे, ए, वो सेम टू सेम प्रिंट हो गया। ओके, अब अगर हम बात करते हैं स्ट्रिंग, अगर आपको नाम स्टोर करना है तो हम किस टाइप का वेरिएबल बनाते हैं, स्ट्रिंग टाइप का स्ट्रिंग। मैंने एन नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने डबल कोट्स के अंदर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर
स्टोर कर दिया। क्या स्टोर किया मैंने? यहाँ स्टोर किया सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ओके, अगर मैं इसे प्रिंट कराना चाहता हूँ तो कैसे प्रिंट कराऊंगा? मैं सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल के अंदर यहाँ पे लिख दूंगा एन, तो और डबल कोट्स के अंदर डाल दूंगा, तो आपका ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, डबल कोट्स के अंदर डालेंगे तो आपका ये प्रिंट हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? समझ आया? अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ? हम आगे बढ़ते हैं डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं। फर्स्ट आपका फ्लोट, सेकंड डबल। हम फ्लोट वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। फ्लोट एक वेरिएबल का नाम दिया हमने ई। ई के अंदर हम क्या स्टोर करना चाहते हैं? 4.56, और बाद में हम क्या लगाएंगे? एफ, क्योंकि फ्लोट वेरिएबल के साथ में हमें लगाना पड़ता है। ठीक है, अब ई के अंदर क्या रखा है, अगर उसे प्रिंट कराएं तो यहाँ पे किस तरीके से कराएंगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ पे लिखते हैं हम ई। अब ई के अंदर जो भी कुछ रखा है आपका सेम टू सेम प्रिंट हो जाएगा। ई के अंदर क्या है आपका? 4.56। ई के अंदर क्या आपका? 4.56। अब लेट्स सी हम क्या करना चाहते हैं, हम डबल टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं। तो डबल टाइप के वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं? डबल आर इक्वल टू, इसके अंदर हम 4.57 और सेमीकोलन। इसका जो साइज होता है डबल का वो 8 बाइट होता है। ठीक है, डबल का साइज कितना होता है? 8 बाइट। तो मैं इसकी वैल्यू प्रिंट कराता हूँ यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ पे हम प्रिंट कराते हैं आर, और यहाँ पे सेमी कोलन, उसे रन करते हैं। आपका क्या प्रिंट हुआ यहाँ पे? 4.65। ठीक है, तो ऐसे हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। ये जो मेन वेरिएबल है आप यूज करोगे। ठीक है, जो बाकी आएंगे हम आगे आगे पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। तो आपको पता चला वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं और डाटा टाइप कौन से होते हैं आपके। अब हम बात करते हैं ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, हम बात करते हैं किसके बारे में? ऑपरेटर के बारे में। ऑपरेटर बेसिकली होते क्या हैं उनके बारे में बात करते हैं। ऑपरेटर, ऑपरेटर के अंदर आपका लेट्स सी आप बचपन से करते हुए आए हो 10 प्लस 20। ठीक है, आप बचपन से करते हुए आए हो 10 प्लस 20। जो ये प्लस देख रहे हो इसे क्या बोलते हैं हम? ऑपरेटर। और 10 और 20 को क्या बोलते हैं हम? ऑपरेंड्स। क्या बोलते हैं? ऑपरेंड्स। ये आपके मल्टीपल टाइप के होते हैं। ठीक है, ये जो ऑपरेटर होते हैं आपके मल्टीपल टाइप के होते हैं। जो फर्स्ट ऑपरेटर आपका कौन सा है? अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, जो फर्स्ट ऑपरेटर आपका कौन सा है? अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर। इसमें आपके आ जाते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन मॉडुलस। ठीक है, ये सभी ऑपरेटर इसके अंदर आ जाते हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन एंड मॉडुलस। ठीक है, ये सारे ऑपरेटर इसके अंदर आ जाते हैं। क्लियर? अगर हम बात करते हैं किसका, ये बचपन से पढ़ते हुए आए हो, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो हम बात करते हैं किसका? डबल इक्वल टू एंड सिंगल इक्वल टू। ये जो आपका डबल इक्वल टू होता है इसे हम बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर। एंड ये जो सिंगल ऑपरेटर, सिंगल इक्वल टू को हम क्या बोलते हैं? असाइनिंग ऑपरेटर। असाइनिंग ऑपरेटर। ये जो डबल इक्वल टू है ये आपस में कंपेयर करने के काम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेरिएबल है ए और बी, अगर हमने दोनों की वैल्यू कंपेयर करनी है तो हम ए और बी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो साइनिंग ऑपरेटर है ये असाइन करने के काम आता है। ए इक्वल टू 10, जो भी 10 में रखा है वो ए को असाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके लॉजिकल ऑपरेटर की। लॉजिकल ऑपरेटर जानते हो आप क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर जानते हो आप क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं आपके एंड, और, एंड नॉट। एंड और एंड नॉट। ठीक है, लेट्स सी
आपने लॉजिक गेट्स पढ़े होंगे 11th-12th में या बीटेक में जिसने भी किया है या बीसीए एमसीए या नॉन आईटी बैकग्राउंड से कोई दिक्कत नहीं है। बचपन में कभी ना कभी पढ़ाई होगा फिजिक्स में, ठीक है? 11th-12th या 9th-10th में कभी ना कभी पढ़ाई होगा। एक्चुअली नहीं भी पढ़ा तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर करंट आ रहा है तो 1, अगर नहीं आ रहा तो 0, ठीक है? लेट्स सी हमारे पास 2 कंडीशन है, कंडीशन 1, कंडीशन 2। अगर हमारे दोनों ट्रू हैं, तभी आपका ये क्या होगा, एंड आपका कोड एग्जीक्यूट करेगा आगे, अदरवाइज नहीं करेगा। और में क्या होता है आपका, दोनों में से एक ही कंडीशन, कोई भी कंडीशन, दोनों में से एक भी कंडीशन अगर आपकी ट्रू है तो आपका कोड चल जाएगा। नोट का मतलब जानते हैं? नहीं। नोट का मतलब क्या होता है? नहीं, ठीक है? ये सब हम कंट्रोल स्टेटमेंट में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे बारी बारी से, फिर हम आपको बताते हैं किस तरीके से करना है, ठीक है? ये चीज समझ में आई या नहीं आई? आ गई? लेट्स सी हम आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, यूनरी ऑपरेटर, आई प्लस प्लस और आई माइनस माइनस, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है? आपके ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं, ये आपके टू टाइप्स के होते हैं, एक तो प्री इंक्रीमेंट, दूसरा पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट और दूसरा पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट, सबने सिम तो खरीदा है ना, प्रीपेड सिम, पोस्ट पेड सिम। प्रीपेड में क्या होता है, पहले रिचार्ज करो फिर यूज करो, और पोस्ट पेड में क्या होता है आपका, बाद में, पहले यूज कर लो फिर बाद में। ठीक है? तो ये प्री इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है आपका, उसके बारे में देखते हैं। आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस, इसे क्या बोलते हैं हम, पोस्ट इंक्रीमेंट। और प्लस प्लस आई को क्या बोलते हैं हम, प्री इंक्रीमेंट। पहले प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले इंक्रीमेंट होता है फिर असाइन होता है। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले असाइन होता है फिर इंक्रीमेंट होता है। ऐसे ही आपका डिक्रीमेंट होता है, ये हर बार अपने आप को एक +1 कर लेता है, और ये डिक्रीमेंट क्या कर लेता है, हर बार अपने आप को -1 कर लेता है, ठीक है? समझ आया? अब नेक्स्ट आपके रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, जैसे लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू। ये सब क्या होते हैं, आपके रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, ठीक है? अब हम बात करते हैं किसका, कंट्रोल स्टेटमेंट का, ठीक है? किसका बात करते हैं हम, कंट्रोल स्टेटमेंट का। कंट्रोल स्टेटमेंट। अब हम बात करेंगे किसका, कंट्रोल स्टेटमेंट। अब जो कंट्रोल स्टेटमेंट में आपका क्या क्या आ जाता है उसके बारे में देखते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट में आपका आ जाता है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर आपका क्या आ जाता है, कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है? इसमें क्या आ जाता है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट। ये आपके 4 टाइप्स के होते हैं, एक तो इफ एल्स, एंड आपका हो जाता है एल्स इफ हेडर, एल्स इफ, एंड नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ, एल्स इफ हेडर एंड नेस्टेड इफ। क्लियर? समझाया? तो ये जो इफ का स्टेटमेंट का आपका, अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है? अब मैं आपको इफ का मतलब समझाऊंगा, इफ एल्स और इफ का मतलब। लेट्स सी, अगर मेरी एज 18 से ऊपर है, ठीक है? अगर मेरी एज कब की है, 18 से ऊपर है, ठीक है? अगर मेरी एज क्या है, 18 से ऊपर है, ठीक है, तो मैं वोट दे सकता हूँ, अदरवाइज मैं वोट नहीं दे सकता। तो लेट्स सी, मैंने एक क्लास बनाई किसी के नाम से, ठीक है? तो मैं एक फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जिसके अंदर मैं अपनी एज स्टोर करूंगा, एज
मेरी कितनी है 35 और सेमी कोलन। अब मुझे चेक करना है कि मैं वोट दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे इफ, तो यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन। कंडीशन में आपका क्या आएगा, एज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 18, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वोट दे सकता हूँ। ठीक है, मैं वोट दे सकता हूँ। यू कैन गिव वोट, यू कैन गिव वोट, यू कैन गिव वोट। अगर मेरी एज एल्स, ये हो गया आपका इफ वाला पार्ट। ठीक है, इफ में आपका सिर्फ ट्रू वाला पार्ट प्रिंट होता है। अभी मेरी एज कितनी है, 18 से ऊपर है, तो मेरा आंसर क्या है, यू कैन गिव वोट। अगर मैं एज 18 से कम कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ 15, तो मैं क्या नहीं कर सकता, मैं वोट नहीं दे सकता। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा आपका, कुछ भी नहीं आएगा आपका आउटपुट, क्योंकि हमारे पास एल्स वाला पार्ट नहीं है। तो आपका जो इफ है सिंपल आपका ट्रू वाला पार्ट प्रिंट कराता है। तो हमें एल्स वाला पार्ट अगर प्रिंट कराना है तो किस तरीके से कराएंगे, यहाँ पे लिखूंगा मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यू कैन नॉट गिव वोट। ठीक है, आप वोट नहीं दे सकते, यू कैन नॉट गिव वोट। ओके, यू कैन नॉट गिव वोट, यू कैन नॉट गिव वोट। तो यहाँ पे आपका आउटपुट क्या आएगा, यू कैन नॉट गिव वोट, क्योंकि मेरी एज कितनी है 15। क्लियर। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। मैं चेक करता हूँ ओड नंबर और इवन नंबर। आप लोग जानते हो ओड नंबर और इवन नंबर कैसे चेक करते हैं? हाँ, आप लोग जानते हो? अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है, उसका रिमाइंडर क्या आता है, 0, तो वो आपका इवन नंबर है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो लेट्स सी यहाँ पे देखते हैं। इफ एक पहले नंबर बनाते हैं इंट नम इक्वल टू, उसमें मुझे चेक करना है 25 मेरा ओड नंबर है या इवन नंबर है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन क्या लगाऊंगा, इफ अगर नम मॉडुलस, अगर रिमाइंडर के लिए क्या करते हैं, मॉडुलस 2 इक्वल टू, कंपेयर करने के लिए अगर 0 है तो आपका क्या है यहाँ पे, इवन नंबर। एल्स क्या है आपका, ओड नंबर। एल्स क्या है आपका, ओड नंबर। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ओड नंबर, और यहाँ पे क्या आएगा आपका, इवन नंबर। ओड नंबर एंड इवन नंबर। क्लियर। तो आपका 25 कैसा नंबर है, ओड नंबर, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ आपका, ओड नंबर। ठीक है, अब लेट्स सी, हम आगे बढ़ते हैं। भाई अभी सुन लो, घर जाके मैं रिकॉर्डिंग डालूंगा यूट्यूब। नेक्स्ट आपका क्या है यहाँ पे, हमें लीप ईयर चेक करना है। लीप ईयर जानते हो आप लोग क्या होते हैं? अगर कोई ईयर 2 से, अगर कोई ईयर 4 से डिवाइड हो जाए, उसका रिमाइंडर 0 आए, तो वो लीप ईयर होता है। आपको पता है कैलेंडर किसने बनाया है? पॉप किसने बनाया है? पॉप। साल में, एक साल में
आपके कुछ घंटे 5 घंटे कुछ मिनट एक्स्ट्रा होती है, तो उसने अप्रोक्स 6 घंटे बना दिया उन्हें, ठीक है। उन्हें क्या किया, अप्रोक्स 6 घंटे बना दिया, ठीक है। उन्हें क्या किया यहाँ पे, अप्रोक्स 6 घंटे बना दिया। अगर हम 6 इंटू 4 करें तो 24 आवर बैठते हैं। आपको पता है एक दिन होता है 24 आवर में कितना होता है, एक दिन होता है 24 घंटे होते हैं 24 आवर में। हाँ, तो होता क्या है आपका, इसके बारे में बात करते हैं। हाँ, 4 साल में एक दिन एक्स्ट्रा आता है जिसे हम 29 फरवरी बोलते हैं, 29 फरवरी बोलते हैं, ठीक। तो ये क्यों आता है आपको पता है, क्योंकि एक दिन में 5 घंटे कुछ मिनट एक्स्ट्रा होते हैं, वो 4 साल में एक दिन कैलकुलेट कर लेता है जिसे हम 29 फरवरी बोलते हैं। तो 4 साल में एक बार आता है आपका लीप ईयर। तो कंडीशन क्या है आपके लीप ईयर फाइंड आउट करने की, अगर हम कोई ईयर को 4 से डिवाइड करते हैं उसका रिमाइंडर 0 आए तो वो आपका लीप ईयर है। अगर हम क्या करें, अगर हम किसी ईयर को 400 से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर क्या है 0, तो वो लीप ईयर होता है। दूसरी कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन किस लिए बनाई गई है, जो आपके सेंचुरी ईयर होते हैं 2000 3000 5000 6000 ये कभी कभी आते हैं, ये ऑप्शनल कंडीशन है, ठीक है। तीसरा, आपका कोई ईयर ऐसे भी होते हैं जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं फिर भी वो लीप ईयर नहीं होते। तो उसके लिए हमने क्या बनाया है, हमने बनाया है कोई ईयर को 100 से डिवाइड करके नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। हमारे पास 3 कंडीशन है, ठीक है। हमारे पास क्या है, 3 कंडीशन है। तो तीनों कंडीशन को हमें प्रोग्रामिंग की फॉर्म में लिखना है। हमें तीनों कंडीशन को कैसे प्रोग्रामिंग की फॉर्म में लिखना है, तो किस तरीके से लिखेंगे वो देखते हैं। इफ ईयर मॉडुलस 4, ठीक है। इफ ईयर मॉडुलस 4 डबल इक्वल टू 0, 4 से डिवाइड होने के बाद आपका रिमाइंडर क्या होना चाहिए 0। एंड हमारी कंपल्सरी कंडीशन कौन सी है, ये एंड। अगर कोई ईयर 100 से डिवाइड करें, 100 से डिवाइड करने के बाद नॉट इक्वल टू 0 हो तो वो आपका क्या है लीप ईयर। और ठीक है, और ऑपरेटर, अगर कोई ईयर आपका क्या हो 400 से डिवाइड हो, ये ऑप्शनल कंडीशन है इसलिए हमने ये और ऑपरेटर के बीच में रखे हैं, इक्वल टू 0 हो तो आपका ये लीप ईयर हो। तो सारी कंडीशन ट्रू होने के बाद हमारा जो आउटपुट आएगा वो देखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ये क्या प्रिंट करें यहाँ पे लीप ईयर, और यहाँ पे क्या प्रिंट करें यहाँ पे एल्स कॉमन ईयर, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रिंट करें यहाँ पे कॉमन ईयर, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं, अभी हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है, इंट ईयर नाम से कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ईयर इक्वल टू 2025 को चेक करते हैं लीप ईयर है या नहीं है, ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूँ तो आपको आउटपुट क्या आता है यहाँ पे, एरर। एरर किस में है आपका, क्या नहीं किया है, हमने एक क्लास का नाम नहीं लिखा है, ठीक है। क्लास का नाम क्या लिखते हैं यहाँ पे लीप ईयर। यहाँ पे क्या है, ये कॉमन ईयर है। तो मैं 2024 को चेक करता हूँ, ये कैसा है आपका लीप ईयर 2024, कैसा है आपका लीप ईयर। तो इस तरीके से हम लीप ईयर को चेक करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लीप ईयर को चेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या जाता है इफ एल्स इफ लेटर। आपके पास मल्टीपल कंडीशन होती है, अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशन होती है उन्हें किस तरीके से आप सोल्व करोगे वो देखते हैं हम, ठीक है। लेट्स सी, स्कूल सब गए हैं, हाँ स्कूल सब गए हैं, क्यों गए हो ना, स्कूल सब गए हैं। आपने देखा है कि अगर आपके मार्क्स 90 से 100 के बीच में होते हैं तो ए ग्रेड, 80 से 90 के बीच में होते हैं तो बी ग्रेड, और 60 से 70 के बीच में होते हैं सी ग्रेड। उससे नीचे
70 से 0 के बीच में फेल, घर वालों के हिसाब से फेल ही होता है ना। उनके हिसाब से तो 90 प्लस आने चाहिए। वो तो सोचते हैं कि हमारे लड़के के 100 में से 100 ही आने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। हाँ, ऐसे ही कुछ होता है। ठीक है, तो हम क्या चेक करेंगे यहाँ पे, क्लास बनाते हैं ग्रेड नाम से। ठीक है, तो आपकी इफ एल्स इफ लेटर का सिंटेक्स देखना किस तरीके से लिखते हैं हम, किस तरीके से हम चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट मार्क्स नाम से, उसके अंदर मैं अपने मार्क्स स्टोर कर रहा हूँ। मेरे मार्क्स हैं 97। ठीक है, आते तो है नहीं यार, ऐसे ही खुश हो जाओ रख के। हाँ, अब देखो, इफ यदि आपके मार्क्स 90 से ज्यादा हैं एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू 100 है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा आपका, ए ग्रेड। क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, ए ग्रेड। ओके, एल्स इफ अगर आपके मार्क्स एल्स इफ अगर आपके मार्क्स 80 से ज्यादा हैं एंड मार्क्स 90 से कम है, लेस देन इक्वल टू 90, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा आपका, बी ग्रेड। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा आपका, बी ग्रेड। क्लियर। ठीक है, एल्स इफ अगर आपके मार्क्स कितने हैं, 70 से ज्यादा हैं एंड आपके मार्क्स 80 से कम है, लेस देन इक्वल टू 80, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा आपका, सी ग्रेड। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल सी ग्रेड। एल्स इफ अगर आपके मार्क्स 60 से ज्यादा हैं एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू 70, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा आपका, डी ग्रेड। क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल डी ग्रेड। ओके, अगर ये सारी ऊपर वाली कंडीशन फेल हो रही है तो एज आपका क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल फेल, यहाँ पे सेमी कोलन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ आपका, ए ग्रेड, क्योंकि मेरे मार्क्स कितने थे, 97। अगर मेरे मार्क्स कितने हैं 65, तो मैं चेक करता हूँ मेरे ग्रेड क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, डी ग्रेड। ठीक है, समझे। अगर मेरे मार्क्स कितने हैं 33, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, फेल। क्लियर। अब देखो दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम इफ एल्स इफ लेटर पे ही। आपके पास कंडीशन क्या है, अगर आपका टेम्परेचर 0 से ज्यादा है, 0 से कम है, तो वहां पे क्या प्रिंट होगा, फ्रीजिंग वेदर। अगर 0 से 10 के बीच में है तो वेरी कोल्ड वेदर। अगर 10 से 20 के बीच में है तो क्या प्रिंट होगा वहां पे, क्या प्रिंट होगा, कोल्ड वेदर। ठीक है, और अगर 20 से 30 के बीच में है तो हॉट वेदर, और 30 से ज्यादा है तो क्या प्रिंट होगा वहां पे, वेरी हॉट वेदर। तो यही कंडीशन हमें प्रोग्रामिंग की फॉर्म में लिखनी है। तो किस तरीके से लिखेंगे, आपके लिए मैंने क्वेश्चंस डिजाइन कर रखे हैं। ठीक है, आपके पर डे के हिसाब से टास्क बना रखे हैं, अभी धीरे धीरे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे दिखाते हैं आपको। इसमें आपके क्वेश्चन हैकर रैंक, लेट कोड, मल्टीपल प्लेटफॉर्म से हैं। आपको लिंक है प्रैक्टिस के लिए, आपको पर डे के हिसाब से टास्क है। ठीक है, ये देखो, ये हमारा डे 1 है। डे 1 में आपको ये करना है, डे 1 में इतने क्वेश्चन करने हैं, डे 2 में इतने करने हैं। धीरे धीरे जब मैं कराता जाऊंगा तो आपको मैं सीट पकड़ाऊंगा, उसके बाद आपको पर डे के हिसाब से अपने टास्क करने हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अगर आपका टेम्परेचर 0 से कम है तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, फ्रीजिंग वेदर। अगर टेम्परेचर 0 से 10 के बीच में है तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, वेरी कोल्ड वेदर। अगर टेम्परेचर 10 से 20 के बीच में है तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा,
कोल्ड वेदर, अगर टेम्परेचर 20 से 30 के बीच में तो नॉर्मल इन टेम्परेचर, और 30 के 40 के बीच में तो हॉट, ठीक है, वेरी हॉट, ठीक है, 40 से ज्यादा है तो इट्स वेरी हॉट। क्लियर? तो यही कंडीशन हमें प्रोग्रामिंग में लिखनी है, तो किस तरीके से लिखेंगे वो देखते हैं हम। लेट्स सी, एक क्लास बनाई टेम्परेचर नाम से, टेम्परेचर। अब हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं इंट टेम्प नाम से, ठीक है, एक वेरिएबल बनाया टेम्प नाम से, उसके अंदर मैंने टेम्परेचर लिख दिया 5। मुझे चेक करना है कि टेम्परेचर मेरा 5 है तो क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, इफ अगर मेरा टेम्परेचर लेस देन 0 है तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, फ्रीजिंग वेदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा आपका, फ्रीजिंग वेदर एल्स इफ अगर आपका टेम्परेचर 0 से ज़्यादा है एंड टेम्परेचर 10 से कम है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा आपका, टेम्परेचर प्रिंट होगा वेरी कोल्ड वेदर। अगर आपका टेम्परेचर एल्स अगर आपका टेम्परेचर क्या है, 10 से ज़्यादा है एंड टेम्परेचर 20 से कम है, लेस देन 20, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा आपका, कोल्ड वेदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कोल्ड वेदर। अगर एल्स इफ अगर आपका टेम्परेचर 20 से ज़्यादा है एंड टेम्परेचर 30 से कम है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हॉट वेदर। अगर ऊपर वाली सारी कंडीशन हमारी लाई करती है, फॉल्स है, तो हमारा यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, हॉट वेदर वेरी हॉट वेदर। क्लियर? वेरी कोल्ड वेदर, वेरी हॉट वेदर, समझे? हाँ, इफ एल्स इफ लेटर है ना, इफ एल्स कहाँ हुआ है यहाँ पे, इफ एल्स इफ वहाँ पे दो ही थी ना, एक ही कंडीशन थी। अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशन हो फिर क्या यूज करोगे, एल्स इफ लेटर। ओके, ठीक है, हो गया, नहीं हुआ?